अभी तक आपने सुना आखिर क्या गलती की थी शैलजा ने जो तुमने उसे ये सज़ा दी। आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का जो तुम उसे अपना नाम भी देना नहीं सही समझे। बोलो। उसके ये कहने पर रूहान ने मनोहर जी के हाथ से विनय जी का कॉलर छुड़वाया और उनसे बोले, गलती इनकी नहीं थी मौसा जी, गलती किसी और की थी जिसकी सज़ा माँ और रूहानी दोनों ने भुगता, और वो कोई और नहीं सुमित्रा जी थी। उसके ये कहते ही सब हैरान हो गए। अब आगे। रूहान के ये कहने पर कि वो शख्स और कोई नहीं सुमित्रा जी थी जिसकी वजह से शैलजा और रूहानी ने दुनिया भर के ताने सहे, तो सब उसकी तरफ देखने लगे। रूहानी और सलोनी दोनों ही बहुत हैरानी के साथ सुमित्रा जी की तरफ देख रही थी। सुमित्रा जी ये सुनते ही गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी और क्या सबूत है कि मैंने कुछ किया है? रूहान ने इस बात पर विनय जी की तरफ देखकर कहा, सर आप पूरी बात सबको बताएं, आखिर क्या हुआ था 28 साल पहले। विनय जी ने सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने बाबा से मिलने जब अमेरिका जा रहा था तो मैंने शैलजा को बताने के लिए कॉल किया था, पर फ़ोन सुमित्रा ने उठाया था। मैंने उससे कहा था कि मुझे अर्जेंट जाना हो रहा है, वो शैलजा को बता दे, और मैंने एक नंबर भी दिया था जिससे वो मुझे कॉल कर सके, पर ना उसे नंबर मिला ना ही उसे मेरा दिया हुआ मैसेज मिला। जब मैं सुरेखा के साथ वापस आया तो 1 साल हो चुका था। इस बीच मैं शैलजा से बात करने के लिए फ़ोन करता तो बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर बार सुमित्रा जी ये बोल देती थी कि वो नहीं है, यहाँ पर नहीं रहती है। मुझे नहीं पता था कि उससे कैसे बात करूं। जब वापस आया तब मैंने उसे खोजा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर मुझे एक लेटर आया और उस लेटर में रूहानी का जिक्र था, पर वो लेटर बहुत पुराना था। फिर भी इस उम्मीद में कि शैलजा और मेरी एक निशानी तो मेरे पास रहे, इसके लिए मैं वापस सुमित्रा से मिलने गया। तब वो घर पर अकेली थी। मैंने जब उसे बताया कि मैं विनय हूँ, शैलजा का पति, और मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तो इन्होंने कहा शैलजा के साथ वो बेटी भी मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मेरा मन इस बात को नहीं मानना चाहता था। मैंने जाकर पता किया, पर सिर्फ इतना पता चला कि लड़की हुई थी, पर उससे ज़्यादा नहीं पता चल पाया। मैंने भी मान लिया कि शायद शैलजा को दर्द देने का मुझे सबक मिला है। रूहानी बेटा, मैं कसूरवार हूँ, पर इतना नहीं कि अपनी बेटी की माफ़ी पा सकूँ। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। सबने जब पूरी सच्चाई सुनी तो सब हैरान थे। मनोहर जी ने सुमित्रा जी से कहा, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों शैलजा के साथ वो सब किया आपने? क्यों नहीं बताया कि विनय जी को रूहानी के बारे में? क्यों झूठ बोला तुमने? उनके इस तरह गुस्सा करने पर सुमित्रा जी ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई खुशी मिले। आखिर उसने भी मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश की थी। मैंने किया तो क्या गलत किया? और जब तक जिंदा रही तब तक मेरी खुशियों के पीछे पड़ी रही। अच्छा वो ऐसे मरी। उनकी इस बात पर मनोहर जी का हाथ सुमित्रा जी पर उठ गया और एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर पड़ चुका था। ये सब खड़े देख रहे थे। सलोनी को भी अपनी माँ के लिए बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने उनके सामने खड़े होते हुए कहा, कैसी औरत हैं आप माँ? कैसे आप ये सब कर गईं? आपका दिल जरा भी नहीं पिघला रूहानी के लिए? आखिर क्या गलती थी उसकी? इस पर सुमित्रा जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, इसकी गलती ये थी कि उसने उस औरत की कोख से जन्म लिया जिससे मैं बहुत नफरत करती थी। हर बार इसकी माँ अपने सुंदर होने से मेरी खुशियों को छीन लेती थी। बचपन से जो चीज़ मुझे पसंद थी वो उसे पहले और मुझे बाद में मिलती थी, यहाँ तक कि वो मुझसे मेरा पति भी छीन रही थी। मैं कैसे उसे माफ़ कर देती? अरे उस जैसी गिरी हुई औरत को ऐसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी रूहानी ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, चुप एकदम, वरना अगर आज मेरा हाथ उठा तो जो रिश्ता आपके साथ जुड़ा था उसे मैं आज ख़त्म कर दूंगी। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माँ के लिए? अगर एक लफ्ज़ और भी बुरा भला कहा आपने तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मासी हैं। अरे किसके बारे में आप बोल रही हैं? अपनी बड़ी बहन के बारे में? जानती भी हैं उनके बारे में? क्या था उनके दिल में आपके लिए जानना चाहती हैं? रुके, मैं बताती हूँ। ये बोल वो रूहान के घर की तरफ गई और जल्दी से अपने माँ के हाथ से लिखे लेटर्स को लेकर के उनके सामने आई। उसे दिखाते हुए वो बोली, पढ़ें इन्हें कि मरते वक्त भी वो आपके लिए क्या लिख कर गई हैं। अरे वो तो आपसे इतना प्यार करती थी कि आपके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। आपसे दूर शिमला के उस छोटे से घर में अकेले रहती थी।
इस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत थी, उस वक्त भी वो अकेली थी। और क्या बोला आपने कि वो आपका पति छीनना चाहती थी? जी नहीं, यह आपकी गंदी सोच का फितूर था जो आपको सिर्फ गंद और घटिया सोचने पर मजबूर करता था। अरे वो तो मौसा जी के एक अच्छा दोस्त समझती थी। उन्होंने कभी मौसा जी को उस नज़र से नहीं देखा और आपने तो उनसे जीने की उम्मीद, उनकी ख्वाहिशें सब छीन ली। आप उनकी गुनहगार हैं, आप उनकी मौत की जिम्मेदार हैं। पर फिर वो मरते हुए ये बोल कर गई मुझे इन चिट्ठियों में कि मैं आपकी बात का बुरा ना मानूं। आपको गुस्सा बहुत आता है पर आप प्यार भी बहुत करती हैं। आप उनके लिए छोटी बहन ही नहीं, उनकी बेटी की तरह थी। कैसे आपने उनके साथ ये किया मासी जी? कैसे कैसे उन्हें दर्द तिल तिल मरते हुए आपने देख लिया। अरे मेरा सलोनी दीदी से एक कोख का रिश्ता नहीं है, पर वो मेरे एक दर्द पर रोज आती हैं। मैं उन्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती, पर वो तो आपकी सगी बहन थी ना, एक कोख से जन्मे थे आप दोनों। तो फिर कैसे आप उनकी ज़िंदगी के इतने बड़े दर्द को, जिल्लत को उनकी ज़िंदगी में भर गई? एक बार अगर आप उन्हें बता देती तो शायद आज वो जिंदा होती, पर आपकी जिद ने उन्हें हमसे छीन लिया। मैं आज तक अपने पिता को कोसती रही कि उनकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ कर गई। मुझे दुनिया भर के लोगों के ताने सुनना पड़ा, मुझे नाजायज़ कहा गया, पर मुझे क्या पता था कि गलती तो किसी और की थी। इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। ये बोल वो वहाँ से रोते हुए भाग गई। सुमित्रा जी फर्श पर बैठी शैलजा के हाथ से लिखी एक एक लेटर को देख रही थी। उनके भी आंखों में आंसू थे, पर अब आंसू होने से क्या मतलब था? उन्होंने जो किया था उसकी माफ़ी तो मिलना बहुत मुश्किल था। विनय जी और सुरेखा के साथ रूहान के घर की तरफ चल दिए। सलोनी ने सुमित्रा जी से कहा, माँ आप इतना गिर गईं कि अपनी बहन के साथ ये सब कर गई। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये बोल वो भी वहाँ से चली गई। सब एक एक करके जा चुके थे। सुमित्रा फर्श पर बैठी बस उन खतों को देख के रोए जा रही थी। इधर दूसरी तरफ रूहानी अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की तस्वीर लिए रोए जा रही थी। तभी रूहान विनय जी और सुरेखा जी के साथ अंदर आया। रूहान ने विनय जी से इशारे में रूहानी से बात करने को कहा। वो रूहानी के पास गए और उससे बोले, रूहानी बेटा। उनके ये कहने पर रूहानी ने उनकी तरफ भरी नज़रों से देखा और उठकर उन्हें गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे पापा, मैंने आपको बहुत कुछ कहा। आई एम सॉरी पापा। विनय जी रूहानी के मुंह से पापा सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने रूहानी के सर पर हाथ फेरते हुए नम आंखों से कहा, कोई बात नहीं, आपको तो असलियत पता ही नहीं था। आपको लगा आपने मुझसे कहा, पर अब जो हो गया सो हो गया। आप सब भूल जाओ रूहानी और एक नई शुरुआत करो। आपकी ज़िंदगी में हम सब हैं, तो आप अब शांत हो जाओ। ये कहते हुए उन्होंने उसके आंसू पोंछे। आज रूहानी को उसके पिता उनका नाम मिल गया था। वक्त बीत रहा था और उसके साथ रूहानी और विनय जी का रिश्ता भी निकल रहा था। रूहानी ने अभी तक सुमित्रा जी को माफ़ नहीं किया था। वो वापस जा चुकी थी, पर अभी भी कुछ था जो होना था, और वो था रानी और आंसू का रिश्ता। 1 महीने होने वाले थे, पर अभी तक ना रानी ने ये माने थे कि वो आज भी आंसू को पसंद करती है और ना उससे मिलना चाहती थी। पर आंसू था जो हर हफ्ते रानी से बात करने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाता था। एक दिन रूहानी ने देखा आंसू उसके कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था। वो अपने स्टूडेंट से क्लास में चलने को बोलकर उसके पास चली आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? मैं इतने हफ्ते से देख रही हूँ, रोज़ आते हो, कुछ देर खड़े होते हो, फिर चले जाते हो। अरे भाई, काम नहीं है क्या? हॉस्पिटल बंद हो गई है आपकी? कहो तो चपरासी नौकरी दिलवा देती हूँ। वैसे भी चपरासी भैया कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, आप ही कर लेना काम उनकी जगह। पागलों वाली बात मत करो, मैं रानी से बात करने आता हूँ, पर वो है कि मुझसे मिलती ही नहीं है। उसके ये कहने पर रूहानी ने उससे कहा, हाँ तो तुम्हारे खड़े रहने से क्या होगा? अरे प्यार करते हो तो हक जताना भी सीखो। वो प्यार करती है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। तो उनसे बुलवाओ कि वो प्यार करती है आपसे। और वो कैसे करूँ मैं? नहीं मतलब बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? अब बोल तो दिया कि मुझे प्यार है, अब क्या मर जाऊँ? उसके ये कहते ही रूहानी ने उससे कहा, जिंदा रहकर क्या उखाड़ लेते हो? इससे अच्छा मर जाओ। कम से कम दीदी भागती हुई आएगी और तुम्हें पकड़ के रोती हुई कहेगी, आंसू ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझे बहुत प्यार करती थी, क्यों जान दे दी तूने अपनी? वैसे अच्छा आइडिया है। अरे काम बन गया, चलो ठाकुर साहब के ऑफिस चलो। ये कहते हुए वो गाड़ी डोर खोलने लगी तो डॉक्टर आंसू ने मुंह बना के उसे देखते हुए कहा,
रूहानी, आप पागल हैं क्या? अरे क्या सोच लिया आपने खुद से? अरे ये ठाकुर साहब के ऑफिस क्यों जाना है? अरे आप बैठो और मैं बताती हूँ। ये बोल गाड़ी में बैठ गई और आंसू को भी मजबूरन बैठना पड़ा। दोनों वहाँ से निकल के सीधा रूहान के ऑफिस पहुँचे। रूहान बैठा काम कर रहा था कि तभी रूहानी डॉक्टर आंसू के साथ अंदर आते हुए बोली, ठाकुर साहब एक काम है। उसे देख और उसके साथ आंसू को देख वो बोला, रूहानी आपके साथ डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे कुछ हुआ ही तो नहीं है। आपसे कहा था रानी दीदी से बात करने के लिए, आपने किया पर बात नहीं। लेकिन इस बार आप बस हमारा साथ दें, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। बोले देंगे साथ? रूहानी के कहने पर रूहान ने कहा, पर करना क्या है? इन्हें मारना है। ये कहते हुए उसने आंसू की तरफ देखा जो कि ये सुनकर हैरान था। रूहान ने भी हैरान होकर कहा, क्या रूहानी आप ये क्या बात कर रही हैं? इस पर रूहानी ने उसे शांत करते हुए सब कुछ समझाया और उससे बोली, अब तो समझ गए ना आप, अब बोलो देंगे हमारा साथ? सब सुनकर रूहान मान गया। रात का वक्त महल। रूहानी डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। रानी और रूपा खाना लगवा रही थी। सलोनी हाल में घूमते हुए बच्चे को सुला रही थी। पर हमारी रूहानी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचे जा रही थी कि आखिर कैसे वो अपना प्लान स्टार्ट करे। सब लोग धीरे धीरे आकर खाने के लिए बैठने लगे। तभी उसे आते हुए रूहान दिख गया। उसका दिमाग उसी वक्त चल पड़ा और उसने रूहान को देखते हुए कहा, ठाकुर साहब बात हुई आपकी डॉक्टर साहब से? उनका फ़ोन लगा? रूहान उसकी बात पर मुंह बनाकर देखने लगा तो रूहानी ने उसके मुंह बना के देखने पर उसने उसे आंख मारी तो वो समझकर बोला, नहीं उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। पता नहीं, आज सुबह से कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, बस भगवान करे डॉक्टर साहब ठीक हों। उसके ये कहने पर साची जी ने कहा, किसकी बात कर रही हो रूहानी? रूहानी खाना सर्व करते हुए कहा, माँ इनके दोस्त थे ना डॉक्टर आंसू, आज सुबह से हम उन्हें फ़ोन कर रहे थे। वो पापा ने कहा था कि उन्हें ज़रूरत है, कुछ टेस्ट करवाने हैं, पर वो आज सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। अब देखो क्या है, कल जाकर देखते हैं। ये बोल के वो मुँह लटका के खाना देने लगी पर उसकी नज़र रानी के चेहरे पर भी थी। रानी ने जब डॉक्टर आंसू की बात सुनी तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और उसे रूहानी ने देख लिया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रूहानी और बाकी सब वहीं थे। आदित्य, सलोनी और रूहान हॉल में बैठ गए और रानी रूपा सारे प्लेट्स नौकरों को ले जाने को कहकर टेबल को साफ करने को कह रही थी। तभी रूहान का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। उधर से ना जाने किसने क्या बोला कि रूहान ने चिल्ला के कहा, क्या डॉक्टर आंसू का एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहे? अच्छा मैं आता हूँ। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। रानी ने जब ये सुना तो उसके हाथ में पकड़े सारे प्लेट्स छूट के नीचे गिर गए। वो रूहान के पास भाग के आई। रूहानी ने देखा तो अपनी हंसी को कंट्रोल किया। रानी ने उसे देखते हुए कहा, भैया क्या हुआ उसे? वो रानी उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो रोई जा रही थी। रूहान ने उसे संभालते हुए कहा, दीदी आप शांत हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। ये बोल वो जाने लगा तो रानी ने उससे कहा, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। रूहान मान गया। उसने रूहानी को भी साथ चलने को कहा। तीनों जैसे बाहर निकले वैसे बाकी सब शोर सुनकर बाहर हाल में आ गए। बड़े ठाकुर ने सलोनी से पूछा, क्या हुआ बहू, ये शोर कैसा था? इस पर आदित्य ने उनसे कहा, बड़े पापा रूहान के दोस्त डॉक्टर आंसू का एक्सीडेंट हो गया है। रूहान, रूहानी और रानी दीदी हॉस्पिटल गए हैं। उसकी बात सुन साची जी ने कहा, हे भगवान ये कैसे हो गया? बड़ा प्यारा लड़का था, ईश्वर उसकी जान बच जाए। इधर गाड़ी में बैठी रानी बस रोए जा रही थी। रूहान को ये देखकर रूहानी पर बहुत गुस्सा आ रही थी। रूहानी ने उसे आंखों से शांति से घूर के कहा कि वो गाड़ी चलाए। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो रानी गाड़ी से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ आ गई। रूहानी भी जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रूहानी अगर आपके इस प्लान से रानी दीदी को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, समझ लेना ये बात आप। रूहानी ने उसे देख कर प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, आपको जीजा जी दूंगी, चलो आओ। और हाँ एक बात, अगर दीदी ने आज इजहार मोहब्बत किया तो आप मुझे कुछ प्यारा सा मीठा देने के लिए रेडी हो जाएं और अब चलें, नहीं तो सीन मिस हो जाएगा। ये बोल रूहानी मुस्कुराते हुए चली गई और रूहान उसे परेशान होकर देखते हुए बोला, कैसी बीवी है, हद है, पहले पता होता है शादी ही नहीं करता। ठहर की कहीं की, जब देखो इसे मजाक ही सूझता है। चलो अंदर, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देगी। ये बोल वो अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो रानी रिसेप्शन पर बैठी लड़की से आंसू के बारे में पूछ रही थी। रूहानी भी उसके पास खड़ी थी। उसने जैसे उसे बताया आंसू
के बारे में रानी भागती हुई उस तरफ जाने लगी। जब वो कमरे में पहुंची तो उसने देखा आंसू के सर पर पट्टी बंधी थी और वो लेटा था। एक नर्स ने जब आंसू के चेहरे को चादर से ढक दिया तो रानी ने उसके पास आकर पूछा, ये? वो बस इतना ही बोल पाई थी कि नर्स ने उससे कहा, ये अब नहीं रहे। ये बोल वो चली गई। रानी ये सुनकर स्तब्ध हो गई। उसने उसे देखते हुए कहा, झूठ बोलते थे आप हमारा इंतज़ार करते थे। ये इंतज़ार किया है आपने मेरा? अगर इंतज़ार करते थे, प्यार करते थे तो उठ के देखें। और मुझे मेरा दोस्त, मेरा पहला प्यार वापस चाहिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। झूठ कहा था हमने आपसे कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। बहुत करती हूँ मैं आपसे। जब से होश संभाला सिर्फ आपसे प्यार किया। प्लीज़ उठ जाएं। ये कहते हुए वो उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। तभी आंसू ने अपने दोनों हाथों से उसे बाहों में लेते हुए कहा, अच्छा हुआ जल्दी कह दिया आपने, वरना कहीं मुझे सच में मर जाना पड़ता तो बहुत बुरा होता। ये सुनते ही रानी रोते हुए आंसू की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने उसे देखते हुए कहा, आप जिंदा हैं? तो फिर वो सब? रूहानी ने अंदर आते हुए कहा, अरे वो सब तो हमारी खोपड़ी का खेल था। आखिर आपने कबूल कर ही लिया तो कि डॉक्टर साहब से प्यार करती हैं। इस पर आंसू ने कहा, रानी मैं जिंदा हूँ पर अब जीना चाहता हूँ, वो भी आपके साथ। प्लीज़ अब मना मत करो। उसकी इस बात पर रूहानी ने सीटी मारते हुए कहा, अरे वाह डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर के साथ क्या डायलॉग भी मारते हैं। काश ये कुछ साल पहले मार देते, पर खैर छोड़ें, अभी की बात करते हैं। अब दीदी आपको भी पसंद है तो अब किस बात की देरी है? इस बात पर रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप सबने हमारे साथ खेल खेला, ये कोई करता है? मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हूँ। और आप भैया, आप भी इनके साथ? रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे दीदी मैं क्या करता, ये है ना पागल, इसने ही कहा था। रानी ने दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों को मैं देख लूँगी। अजी देख लीजिएगा, पर अभी तो डॉक्टर साहब से बात करें, हम चलते हैं। ये बोल वो रूहान के साथ बाहर चली गई। रानी आंसू से नाराज़ होकर खड़ी थी। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रानी हमारी बात सुने। चुप, एकदम चुप। आपने झूठ बोला। कैसे? क्या समझते हैं खुद को? मुझसे बात मत करना कभी। ये बोल वो जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और वो आकर उसके सीने पर गिर गई। आंसू ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया और उससे बोला, अब इन बाहों से दूर नहीं जा पाएंगी आप। कल मैं आपके घर आपका हाथ मांगने आ रहा हूँ, तैयार रहना। उसके ये कहने पर रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कभी आपको बच्चे का सुख नहीं दे पाऊँगी। उसकी इस बात पर आंसू ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस आप चाहिए। बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे और कुछ। मैं एक विधवा हूँ आंसू, और किसी ने मुझे छुआ भी है। क्या तुम एक ऐसे के साथ रह पाओगे? उसके इस सवाल पर भी आंसू ने मुस्कुरा के किया, शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है आज भी आपका दिल, आपकी आत्मा सिर्फ मेरी है, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ? उसके ये कहने पर रानी कुछ नहीं कह पाई और उसके गले लग गई। आंसू ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। तभी रूहानी ने आकर कहा, वो डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? देखें, अगर हमारी दीदी को चाहते हैं तो घर पर रिश्ता लाओ और इन्हें शादी करके ले जाएं, समझे? ये कहते हुए उसने रानी को उससे अलग किया। डॉक्टर आंसू ने उससे कहा, कल मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा हूँ इनका हाथ मांगने, थोड़ा संभल के आना। वो क्या है ना, पापा बहुत सख्त हैं रीति रिवाजों को लेकर, और वैसे भी दीदी की तो ये दूसरी शादी होगी, पर ना जाने पापा को आप कैसे मना पाएंगे। अगर पापा नहीं माने और उन्हें गुस्सा आ गया तो ये याद रखना कि आपका सर और पापा की बंदूक पर कोई नहीं बचा पाएगा। पर आप चिंता मत करें, वो गाना सुना है ना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी नहीं, तो बस आ जाएं कल बात करने। ये बोल वो रानी को अपने साथ लेकर चली गई। और इधर बेचारे आंसू की तो हालत ख़राब हो गई। उसने उसे जाते हुए देखकर कहा, कमाल की लड़की है, डरा के चली गई। मतलब मेरी शादी होगी भी या नहीं? हद है यार, क्या हो रहा है? कभी मार डालती है, कभी डरा के चली जाती है। चलो आंसू जी तैयार हो जाओ। ये बोल वो भी सोचने में लग गया कि वो कैसे सब मैनेज करेगा। इधर गाड़ी से वापस आ रहे रूहानी रानी दोनों हंस रहे थे। रानी ने उससे कहा, अच्छा डराया आपने उन्हें रूहानी, देखना अब पूरी रात सोएगा भी नहीं। इस पर रूहानी ने उससे कहा,
पर ये सोची दीदी कि कैसे हम सब बात करेंगे पापा से, क्योंकि उन्हें भी तो बताना होगा। उसके ये बोलने पर रूहानी ने कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं हूँ ना, सब कर दूँगी। तीनों घर पहुँचे तो देखा सब हॉल में ही थे। उन्हें देख साची जी ने कहा, अरे बेटा कैसा है आपका दोस्त? इस पर रूहानी ने कहा, माँ वो एकदम ठीक है, वो किसी और का एक्सीडेंट हुआ था, हमें किसी ने झूठ कहा था, वहाँ जाकर पता चला कि उसका फ़ोन खो गया था और किसी ने हमसे मजाक किया था। सॉरी, आप सब भी नहीं सो पाए, सो जाएं जा कर के। उसके कहने पे सब चले गए। रूहानी और रूहान भी जाने लगे तो रूपा ने सलोनी से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, सलोनी भाभी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है, ये सब हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इस पर आदित्य ने कहा, कह तो तुम ठीक रही हो रूपा, रूहान ये बात क्या है, ज़रा हमें भी बताओ। ये सुनकर रूहान ने कहा, क्या बात है, ये तो आपको रूहानी ही बताएगी। हाँ तो रूहानी बताओ। रूहानी ने सबको देखकर सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया और सब उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। सलोनी ने उसके सर पर मारते हुए कहा, ये तो है ही है पागल, पर भैया आप इसका साथ दे रहे थे, मतलब इसने आपको अपनी तरह बना ही लिया। इस पर सब हंसने लगे। तभी आदित्य ने कहा, मतलब कल आंसू जी रिश्ता लेकर आएंगे, पर बड़े पापा और पापा इन्हें कौन बता रहा है? रूहान ने कहा, ये बता रही हैं, इन्होंने लिया है भार अपने सर पर। उसके ये बोलने पर सब हंस पड़े। सुबह का वक्त, सब बैठे चाय पी रहे थे और रानी सलोनी दोनों ही रूहानी को जाकर बात करने को कह रहे थे। आदित्य और रूहान भी सबके साथ बैठे थे। रूहानी ने कान्हा जी को याद किया और बड़े ठाकुर के पास चली गई। उसने बड़े ठाकुर को देखकर कहा, पापा। उसके ये बोलने पर बड़े ठाकुर ने अखबार पढ़ते हुए कहा, हाँ बोलो रूहानी, वो हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। कि रूहानी के पूछने पर बड़े ठाकुर ने अखबार अपने मुंह के सामने से हटा के उसे देखकर कहा, हाँ बोलें, क्या पूछना था? रूहानी उन्हें देखकर बोली, मैं ये बोल रही थी कि पापा कि चाय कैसी बनी है। उसके ये कहते ही सलोनी और रानी ने अपना सर पीट लिया, पर आदित्य और रूहान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप ये पूछना चाह रही थी इतनी देर से? अरे नहीं पापा, वो तो ऐसे ही, मैं पूछना चाहती थी कि डॉक्टर आंसू आपको कैसे लगते हैं। रूहानी के बोलने पर बड़े ठाकुर ने कहा, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत साफ दिल का लड़का है, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए पापा, अगर उनकी शादी रानी दीदी से हो जाए तो। उसके ये कहने पर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। बड़े ठाकुर उसे घूर के देख रहे थे। रानी, सलोनी और रूपा की तो हालत खराब थी। रूहानी के कहने पर कि आंसू और रानी की शादी करा दी जाए तो बड़े ठाकुर और बाकी सब उसे देखने लगे। बड़े ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हम इसके लिए मान जाएंगे? इस पर रूहानी दांत दिखाते हुए कही, क्योंकि आप हमें मना नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भी मना करें पर अपनी रूहानी को कभी नहीं मना करेंगे, इसलिए। बड़े ठाकुर उसे देखते हुए कहा, अगर हम ना बोले तो? ये सुनकर रूहानी ने कहा, तो क्या माँ को हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, तब रहना आराम से अकेले, वरना मान जाओ। रूहानी के कहने पर साची जी मुस्कुरा दी और बड़े ठाकुर ने कहा, ये क्या बात हुई? अरे आप तो धमकी दे रही हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होगा अगर आप इस शादी के लिए नहीं माने तो। रूहानी के कहने पर बड़े ठाकुर ने कहा, ठीक है हमें मंजूर है, पर आंसू से पूछो क्या वो रानी बिटिया से शादी करने के लिए तैयार है? अरे पापा, वो तो कब से तैयार बैठे हैं, बस आपकी हाँ थी, वो भी मिल गई। अब बस आप सब दोपहर की तैयारी करें, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं रानी दीदी का हाथ मांगने। ये कहते हुए वो खुश हो गई। मतलब आप सब कुछ तय करके बैठी हैं? रानी से पूछा इसके लिए? साची जी के इस सवाल पर रूहानी ने कहा, हाँ माँ, मैंने उनसे पूछा और उनकी हाँ है, इसलिए तो रिश्ता आगे बढ़ाया है। अब चलें, आप सब देर ना करें, पता चला वो लोग भी आ गए, चले तैयारियाँ करें। ये बोल वो चली गई और बाकी सब भी खुशी खुशी तैयारियों में लग गए। दोपहर का वक्त, महल। आंसू अपने माँ पापा के साथ महल आ गया था। जब वो अंदर आया तो बड़े ठाकुर और बाकी सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। साची जी ने आंसू को आता हुआ देखा तो सबसे कहा, वो लोग आ गए हैं। उनके ये कहते ही सब उठ के उनका स्वागत करने लगे। आंसू के पापा देव साहब बड़े ठाकुर को देखकर बोले, हम बड़े ठाकुर साहब आइए, अंदर आइए। ये कहते हुए बड़े ठाकुर देव जी और बाकी सबके साथ हॉल में चले आए। सब बैठे और रूहानी रूपा चाय नाश्ता लेकर आए। रूहान और आदित्य भी आ गए थे। सोहम जी और बड़े ठाकुर देव जी से बात कर रहे थे। देव जी ने कहा, बड़े ठाकुर साहब, हम रानी बिटिया का हाथ मांगने आए हैं, अगर आपको मेरा बेटा पसंद हो तो ये रिश्ता कर लीजिए। उनके ये कहने पर बड़े ठाकुर ने कहा, आप सबको रानी का अतीत तो पता है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को आप सब ये कहें कि हमने आपसे झूठ कहा।
और धोखा दिया। इस पर आंसू की माँ सरला जी बोली, अरे भाई साहब, हमें आंसू ने सब बता दिया है और हमें तो बचपन से रानी पसंद थी, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पर अब ऐसा नहीं है। हम तो बस रानी को अपनी बहू के रूप में अपने साथ ले जाना चाहते हैं और जहाँ आंसू खुश वहीं हमारी खुशी है। आप तो बस शादी के लिए हाँ कर दें। उनके ये कहने पर सोहम जी ने कहा, तो अब क्या सोच रहे हैं भैया, हाँ बोल दें? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बचपन वाली बात तो हमें नहीं बताया गया था। ये कहते हुए बड़े ठाकुर ने रूहानी की तरफ देखा तो जो दांत निकाल के उन्हें देख रही थी। इस पर सब ने हंसते हुए कहा, अरे मान जाओ ना। सबके कहने पर बड़े ठाकुर भी मान गए। इस पर रूहानी ने कहा, तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा किया जाए। ये कहते हुए उसने मिठाई की प्लेट सबकी तरफ कर दी। सल्ला जी ने साची जी से कहा, हम तो सगाई और शादी का मुहूर्त निकाल के लाए हैं। आज सगाई हो सकती है और 1 हफ्ते बाद शादी हो सकती है। अगर आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो क्या सगाई कर लें आज? इस पर साची जी ने कहा, आपको बहुत जल्दी है हमारी बेटी को ले जाने की समधन जी। अब क्या करूं बहन जी, मेरे घर में भी एक बेटी की कमी है और तो अब रानी के आने से ही पूरी होगी, तो बस इसलिए। सल्ला जी के कहने पर साची जी ने कहा, अब क्या बोलूं मैं, चलिए कर देते हैं सगाई। रूहानी, सलोनी और रूपा जाए रानी को तैयार कर लाइए। उनके कहने पर तीनों रानी के पास चले गए। रानी घबराई हुई सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। रूहानी ने अंदर आते हुए कहा, दीदी जल्दी करो, आपकी सगाई है, चलो जल्दी रेडी हो, इससे पहले कि आंसू जी का सब्र का बांध टूट जाए। उसके ये कहते ही रानी ने उसे मारते हुए कहा, चुप करें आप। अरे सच तो कह रही हूँ, बताओ, बात करने शादी के लिए आए थे, वो भी शादी और सगाई का मुहूर्त निकलवा के। इससे पता चलता है कि कितनी तड़प होगी। रूहानी के कहने पर सब हंसने लगे और रानी शर्मा गई। रूपा ने उसे देखते हुए कहा, अब शर्माना बंद करें और तैयार होना शुरू करें। ये कहते हुए वो अलमारी के पास गई और कपड़े निकाल के उसे देने लगी। तीनों ने मिल के उसे रेडी किया और बाहर ले आई। आंसू की नज़र जब रानी पर गई तो उसकी नज़रें जैसे थम सी गईं। रूहानी ने रानी को आंसू के पास बैठाया और जाकर रूहान के पास खड़ी हो गई। साची जी ने रानी को अंगूठी दी और उसे आंसू को पहनाने के लिए कहा। रानी ने झुकी आंखों से आंसू को अंगूठी पहनाई। फिर आंसू ने रानी को, सल्ला जी ने गोद भराई करी और रानी को चुनरी पहनाई। लीजिए साची जी, अब रानी आधी हमारी हो गई है, बस 1 हफ्ते बाद धूमधाम से हम इसे लेने आएंगे। उनके ये बोलने पर साची जी की आंखों में नमी उतर आई। कुछ देर बाद आंसू के घर वाले सब तय करके चले गए। रात का वक्त, महल, सब खाना खाकर अपने कमरे में थे। रानी बैठी ना जाने क्या सोचे जा रही थी। तभी साची जी एक बॉक्स लेकर आई। उससे बोली, रानी देखो हम क्या लाए हैं आपके लिए। ये कहते हुए वो अंदर आ गई थी और उसके पास बैठ गई थी। रानी ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या है बड़ी माँ? साची जी ने उसे बस खोल कर दिखाते हुए कहा, ये मेरी शादी के गहने हैं। हर माँ का सपना होता है कि एक दिन वो अपनी बेटी को देगी। देख, आज मेरी भी इच्छा पूरी हुई और मैं अपनी बेटी को ये दे सकती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने एक भारी सा हार निकाल के उसे दिखाते हुए कहा, कैसा है? बहुत प्यारा है माँ। शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। रानी के कहने पर साची जी ने उससे कहा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। माँ भी कहती है और शुक्रिया, बल्कि आपको तो हक से ये सब लेना चाहिए क्योंकि ये सब आपका है और इन पर आपका हक है। आखिर हमारी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतने दुख आए और हम कुछ कर भी ना सके। माफ़ी तो हमें मांगना चाहिए आपसे। माफ़ कर दो जो हम आपका दर्द ना समझ सके। उनके ऐसा माफ़ी मांगने पर रानी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप माँ? मत मांगे माफ़ी। और वो बीता हुआ कल था मेरा, मैं उसे भूल चुकी हूँ। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया कि उस अतीत की अब कोई जगह ही नहीं है। अब आप भी अपने दिल से ये बोझ हटा दें और मुस्कुरा दें। उसके ये कहने पे साची जी मुस्कुरा दी। कुछ देर उसके पास बैठकर वो भी सोने चली गई। सुबह का वक्त, रूहान का घर। रूहानी किचन में नाश्ता बना रही थी। आज रह रहकर उसका सर घूमे जा रहा था, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने नाश्ता बनाया और उसे टेबल पर लगाने लगी। वो ब्रेड की प्लेट लेकर टेबल पर रखते ही जा रही थी कि तभी उसका सर जोर से घूमा और वो गिरने की हुई, पर रूहान ने आकर उसे बचा लिया। उसने उसके हाथ से प्लेट लेकर, ठीक हो आप? ये कहते हुए उसने उसे पानी का गिलास दिया। रूहानी ने पानी पीकर उससे कहा, पता नहीं आज सुबह से मेरा सर घूम रहा है, बड़ी थकान सी लग रही है। रूहान ने उसके पास चेयर खिसका के बैठाते हुए कहा, खाया होगा आपने फिर से कुछ बाहर और कर ली होगी अपनी तबीयत खराब। चलें अभी नाश्ता करें और जाते वक्त चल के डॉक्टर को दिखा देंगे। ये कहते हुए वो नाश्ता कराने लगा। दोनों ने नाश्ता किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गए।
दोनों जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उसी वक्त आंसू भी हॉस्पिटल पहुंच ही रहा था। उसने रूहान को देखकर कहा, अरे ठाकुर साहब आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, वो रूहानी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा दिखा दूँ। आज सुबह से इन्हें चक्कर आ रहा है और थकान भी हो रही है। आप प्लीज़ किसी लेडी डॉक्टर को बोल के इनका चेकअप करा दें और कुछ टेस्ट। रूहान के कहने पर आंसू उसे अंदर ले गया और रूहानी को एक अच्छी लेडी डॉक्टर के पास साथ भेज दिया। कुछ देर में रूहानी आई तो रूहान ने कहा, क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा शाम तक रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा क्या हुआ है। उसके ये कहने पर आंसू ने कहा, आप एक काम करें, इन्हें घर ले जाएं आप, मैं खुद रिपोर्ट लाकर दिखा दूंगा, ठीक है? उसके ये बोलने पर रूहान उसे लेकर वहाँ से चला गया। रूहान ने रूहानी को घर छोड़ा और उसे रेस्ट करने को बोलकर ऑफिस चला गया और रूहानी घर के अंदर आ गई। शाम का वक्त, महल, सब बैठे हॉल में शाम की चाय पी रहे थे। रूहानी भी सबके साथ बैठी पर उसका चाय पीने का मन नहीं था तो वो आराम से बैठी सबसे बातें कर रही थी। तभी आंसू अंदर आते हुए बोला, नमस्ते बड़े पापा। ये कहते हुए वो अंदर सबके पास आ गया। उसे वहाँ देखकर साची जी ने कहा, अरे बेटा आप, क्या हुआ, कोई काम था? आंसू ने कहा, हाँ काम तो था पर पहले मुंह मीठा कराओ तब बताऊंगा। इस बात पर सलोनी ने उससे कहा, ऐसी क्या बात है आंसू जी जो आप मुंह मीठा करना चाहते हैं? आज बात ही ऐसी है कि आप सब भी सुनेंगे तो मेरा मुंह खुद मीठा कराएंगे। आंसू की घुमावदार बातें सुन साची जी ने कहा, अरे बात क्या है बताएं तो पहले। अच्छा बताता हूँ। आज सुबह रूहान और रूहानी को लेकर हॉस्पिटल आया था और उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी तो हमने कुछ टेस्ट किए, तब पता चला कि ये शैतान अपनी तरह एक और शैतान को जन्म देने वाली है और वो भी हमारा सर खाने के लिए। उसकी ये बात सुन रूहानी शर्मा गई पर बाकी सब खुशी से उछल पड़े। साची जी ने तो खुश होती हुई कहा, अरे रूपा खड़ी क्या है, जा मिठाई ला और सुन लाल मिर्च और नमक ले आ, जरा इसकी नज़र उतार दूँ। ये कहते हुए उन्होंने उसकी बलाएँ ले ली। बड़े ठाकुर साहब ने कहा, मतलब मैं दूसरी बार दादा बनूंगा। शुक्रिया बेटा, भगवान तुझे बहुत खुशी दे। ये कहते हुए उन्होंने उसके सर को सहला दिया। रूपा मिठाई लेकर आई तो रानी ने सबका मुंह मीठा कराया। सब बहुत खुश थे। साची जी तो रूहान को भी ये खुशखबरी सुनाने जा रही थी पर रूहानी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो खुद उन्हें बताना चाहती है तो इसलिए उन्होंने भी नहीं बताया उसे। रात में जब रूहान घर वापस आया तो देखा रूपा रूहानी के साथ थी। उसे देखकर रूपा ने कहा, भैया आ गए आप, हमने खाना बना दिया है, खुद भी खा लेना आप और भाभी को भी खिला देना, मैं चलती हूँ। ये बोलो मुस्कुराते हुए चली गई। रूहान ने उसे जाते हुए देख रूहानी से कहा, इसे क्या हो गया है जो इतनी खुश है? ये कहते हुए रूहानी के पास आया और उससे पूछा, आपकी रिपोर्ट आई? रूहानी ने उससे कहा, हाँ आ गई। क्या आया है, क्या हुआ है आपको? ये कहते हुए उसने उसे घूर के देखा। रूहानी ने उसका हाथ उठाकर उसकी गोद में बैठ गई। ये देख रूहानी ने उससे कहा, आप ऐसे प्यार से ना आया करें क्योंकि जब आप ऐसे प्यार से पास आती हैं तब मुझे झटके देती हैं। बोले, अब क्या हुआ? इस पर रूहानी ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, आपकी और मेरी ज़िंदगी में अगर कोई तीसरा आ जाए तो क्या आप मुझे प्यार करना कम कर दोगे? उसके इस सवाल पर रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि कोई आने वाला है और अगर वो आएगा तो क्या आप मुझे प्यार करना बंद कर दोगे? उसके ऐसे जवाब पर रूहानी ने उसे कहा, ऐसा कोई नहीं आएगा और आएगा भी तो भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। अब बताओ क्या आया है रिपोर्ट में? मतलब आप पापा बनोगे तो भी आप हमसे प्यार करना नहीं कम करोगे ना? उसकी बात पर ध्यान न देते हुए वो बोला, हाँ नहीं करूँगा, पर रिपोर्ट में क्या आया? ये बोल वो खामोश हो गया और ध्यान देते हुए बोला, क्या कहा आपने, क्या बनने वाला हूँ? रूहानी ने कहा, पापा। उसके ये कहते ही रूहानी ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे लेकर झूमने लगा। रूहानी ने उससे कहा, अरे ठाकुर साहब मुझे चक्कर आ जाएगा, बस करें। उसकी बात पर रूहानी ने उसे संभाल कर बिस्तर पर बैठाया और उससे बोला, थैंक यू रूहानी, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। रूहान के चेहरे पर बहुत खुशी थी। रूहानी ये देखकर खुश थी। सुबह का वक्त, महल। रूहान के साथ महल आ गई थी। उसे देख साची जी ने कहा, आ गई आप? आए, हमने पंडित जी से बोल के आपके लिए धागा मंगवाया था, आइए आपको पहना दें। उनकी बात सुन रूहानी उनके पास चली आई और साची जी ने उसकी बाजू पर उसे उस धागे को बांध दिया। ये देखकर रूहानी ने कहा, ये अच्छा है, होने वाली माँ को स्पेशल ट्रीटमेंट और होने वाले पापा को कुछ नहीं। इस बात पर साची जी और रूहानी दोनों हंस।
तभी रानी और रूपा भी आ गईं। साची जी ने रूहान से कहा, आप हमारी रूहानी की देखभाल करें। अगर आप ये काम अच्छे से करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। ये बोल वो नाश्ते की टेबल की तरफ चल दी। रूहान ने मुंह बना के कहा, अच्छा है, मतलब इन्हें सब अभी मिल गया है और मुझे जब मैं इनकी देखभाल करूँगा तब? ये तो गलत बात है माँ। गलत कैसे है? अरे आपको अगर कुछ चाहिए तो काम तो अच्छा करना होगा ना। अब ऐसे तो नहीं देंगे आपको कुछ। अब आए खाना खा लें। ये कहते हुए रूहानी के लिए प्लेट में खाना निकालने लगी। रूहानी देखकर बोला, कर लो लाड़ प्यार, जब मेरी बेटी होगी ना तो मैं किसी को नहीं दूंगा, तब आना मेरे पास। ये बोल वो भी नाश्ता करने बैठ गया। बाकी सब भी नाश्ता करने आ गए थे। बड़े ठाकुर ने नाश्ता करते हुए कहा, आप सब शादी की तैयारियां शुरू कर दें। एक दिन जा चुका है, कहीं ये दिन भी ना चला जाए। रानी को जो चाहिए उससे पूछ लो और सोनार को भी बुला लो, बाकी सब हम देख लेंगे। वक्त ही कितने हैं? उनकी बात पर सोहम जी ने कहा, हाँ भाई साहब, आपने ठीक कहा। वैसे भी सिर्फ 5 ही दिन तो बचे हैं। अभी महल सजवाना है और रिश्तेदारों को भी बुलवाना है। रूहान, आदित्य, आप दोनों जरा ऑफिस से फुर्सत लेकर शादी के कामों में हाथ बटा लें। आज से ही शुरू कर दें। उनके ये कहने पर सलोनी ने कहा, क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की? अरे 5 दिन की छुट्टी लेकर आराम से शादी का काम कर लें। कुछ दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो ये लोग क्या कुछ हो जाएगा? सलोनी का साथ देते हुए साची जी ने कहा, ठीक बोल रही हैं सलोनी बेटा, आप एक काम करो, आप दोनों 5 दिन की छुट्टी ले लो। ये सुनते ही आदित्य और रूहान दोनों एक दूसरे को देखने लगे और रूहानी सलोनी दोनों ही हंस रही थी। सब खाना खा के अपने काम में लग गए। सबके जाने के बाद रूहान ने सलोनी से कहा, भाभी क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि हम छुट्टी ले लें? अरे आपको नहीं पता, माँ अभी बेकार से काम कराने लगेंगी। उसका ये बोलना ही था कि तभी साची जी की आवाज़ आई, रूहान सुने जरा। आवाज़ सुनते ही रूहान ने कहा, हाँ माँ आया। ये कहते हुए वो सलोनी की तरफ मुड़ा और उससे बोला, देखा? ये बोल वो गुस्से में चला गया और सलोनी रूहानी हंसती। ऐसी ही हंसी खुशी में 5 दिन निकल गए और वो दिन आया जब रानी की शादी होनी थी और शादी में मनोहर जी और सुमित्रा जी भी आई थी। पर सुमित्रा जी से रूहानी ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उन्हें भी पता चल गया था कि रूहानी माँ बनने वाली है। अब सुमित्रा जी शांत ही रहती थी, किसी से कुछ उतना नहीं कहती थी। विनय जी और सुरेखा जी भी आए थे। उन्हें भी रूहानी के बारे में पता था, इसलिए वो उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए थे। आंसू आज रानी को लेने बारात लेकर आया था। वो मंडप में बैठा था पर उसकी नज़र तो जैसे रानी को खोज रही थी। तभी पंडित जी ने लड़की को लाने को कहा तो रूपा और रूहानी दोनों रानी को लेकर आईं। उसने राजस्थानी लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और झीने दुपट्टे से उसका मुंह ढका हुआ था। आंसू उसके चेहरे को झीने दुपट्टे के पीछे से देखा तो उसकी नज़रें थम गईं। रानी बहुत प्यारी लग रही थी। रूहानी और रूपा ने उसे आंसू के पास बैठाया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रानी का कन्यादान बड़े ठाकुर और साची जी ने किया। इधर शादी हो रही थी और उधर रूहानी पकोड़े को देखकर बोली, ठाकुर साहब मैं एक खा लूँ? रूहान ने शादी देखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, चुपचाप यहीं खड़ी रहें। उसके ये बोलने पर रूहानी मुंह बना के वहीं खड़ी इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा वेटर आइसक्रीम लेकर जा रहा था। रूहानी ने धीरे से अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए और वेटर के पास पहुंचकर उससे बोली, कहाँ ले जा रहे हो इसे? उसने उसे देखते हुए कहा, जी वहाँ बाहर मेहमानों के पास। ये सुन रूहानी ने पूरा ट्रे अपने हाथ में ले लिया और उसे बोलते हुए, आप जाओ, जाकर नया ले आओ और उसे ले जाओ बाहर, इसे मैं खाऊंगी। उसने ये देखकर कहा, पर मालकिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ये खाकर। चुप करो आप, एक तो मेरे पति मुझे कुछ खाने नहीं देते हैं, उस पर से आप भी शुरू हो गए। ये कहते हुए वो जैसे एक चम्मच भर के आइसक्रीम मुंह में डालने वाली थी कि तभी उसका हाथ पकड़ रूहान ने उसके हाथ से चम्मच उसके हाथ से ले करके अपने मुंह में डाल दिया और रूहानी मुंह बना के उसे देखने लगी। रूहान ने वेटर से कहा, आप ये सब ले जाएं। उनके ये कहने पर वेटर बाकी सारी आइसक्रीम ले गया। रूहानी आइसक्रीम को जाते हुए देख रही थी। रूहान ने उससे उसका अपनी तरफ करते हुए कहा, हाँ क्या हो रहा था? कुछ नहीं, मेरी आइसक्रीम। अच्छा इसमें से थोड़ा खिला देना। ये कहते हुए वो बच्चों की तरह आइसक्रीम की तरफ बढ़ी तो रूहान ने उससे कहा, बिल्कुल नहीं, मना किया है ना डॉक्टर ने कि आप ये सब नहीं खा सकती हैं, चले आएँ। वो ये उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा और रूहानी पीछे मुड़ के आइसक्रीम को देख रही थी। वो दोनों जब मंडप के पास आए तो देखा शादी हो चुकी थी। सब रानी और आंसू को आशीर्वाद दे रहे थे। रानी जब रूहानी के पास आई तो उसने उससे कहा, आखिर तुमने हमें यहाँ से निकाल के ही दम लिया। अब क्या करें, आपके आंसू जी इतना तड़प रहे थे आपके बिना, तो हमने सोचा कि उनका जोग थोड़ा भंग किया जाए। वैसे आधा काम मैंने कर दिया है, बाकी आधा काम
आप घर पहुंच के कर देना। रूहानी की ये बात सुन रानी शर्मा गई तो रूहानी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। रूहानी ने आंसू की तरफ देखकर कहा, और आप डॉक्टर साहब, अगर दीदी को कोई तकलीफ हुई तो मैं आपकी सर्जरी करने आपके ही हॉस्पिटल में आऊँगी, तो थोड़ा संभाल के। इनके आंखों में एक आंसू ना आए। उसने ऐसे कहा तो आंसू ने उससे कहा, ये बता रही हो या डरा रही हो तुम? यार, अब मैं दामाद हो गया हूँ तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट से दे दो। अभी भी ऐसे ही धमका रहे हो आप सब तो। उसकी इस बात पर सब हंस दिए। रानी की विदाई की और उसे आंसू के साथ बहुत अच्छे से विदा किया गया। रात का वक्त, आंसू का घर। रानी कई सालों बाद एक बार फिर उस घर में आई थी जहाँ वो बचपन में आया करती थी, और कई सारी बचपन की यादें उसके इस घर में थी। आंसू को परेशान करना, उसके साथ खेलना और पढ़ाई करना, वो बालकनी के दरवाजे पर खड़ी ये सब सोचे जा रही थी। उसने अपना घूंघट हटाया और कमरे को ध्यान से देखने लगी। उसने देखा उसकी तस्वीर हर जगह थी इस कमरे में। उसके बचपन की तस्वीर भी थी यहाँ पर। वो सब देख ही रही थी कि तभी आंसू ने उसे अंदर आकर कहा, क्या देख रही हैं? उसकी आवाज़ सुनकर रानी ने उससे कहा, कुछ नहीं, आपका कमरा। इस पर आंसू ने कहा, मेरा नहीं, हमारा, क्योंकि अब आपका मेरी ज़िंदगी और मेरी चीज़ों पर बराबर का अधिकार है, पर आप पर सिर्फ मेरा है। ये कहते हुए उसने उसे बाहों में ले लिया। रानी उसकी बाहों में नज़रें झुकाए खड़ी थी। आंसू ने उसे देखते हुए कहा, जानती हैं, आपका इंतज़ार हमने बहुत किया है। 1 मिनट, आपको कुछ देना है। ये कहते हुए वो उससे दूर हुआ और उसने अपनी अलमारी खोली तो उसमें इतने सारे पैक्ड गिफ्ट रखे थे जिसे देख रानी हैरान हो गई। उसने उससे कहा, ये सब क्या है? उसके ये पूछने पर आंसू ने कहा, ये उस वक्त से है जब मैंने आपसे दूर हुआ था। आपके जन्मदिन के सारे तोहफे सभी ने मैंने खरीद के रखा था कि जब आपसे मिलूँगा तो आपको दूंगा। आज आप मिली थी और मेरी भी हो गई, इसलिए सोचा मुंह दिखाई में यही दे दूं। ये सुन रानी की आंखों में आंसू आ गए और वो भाग के उसके गले लग गई। आंसू ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे आपके अलावा कोई भी कभी पसंद नहीं आया। जिस भी लड़की को देखता आपको खोजता, पर जानता था कि आप तो एक ही हैं और आपके अलावा दूसरा आप जैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कोशिश छोड़ दिया और आपसे मोहब्बत करने लगा, और आज देखें आप मेरे पास, मेरी बाहों में हैं। ये कहते हुए उसने रानी के चेहरे को पकड़ा और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को अपने होठों से छूने लगा। रानी उससे दूर होने लगी तो आंसू ने उसे पास लाकर कहा, इतने साल दूर थी आप, क्या अब भी रहना चाहती हैं? उसके ये कहने पर रानी उसकी बाहों में सिमट गई। आज दोनों को उनकी मोहब्बत मिल गई थी और दोनों के ही दिल में सुकून था। इधर दूसरी तरफ महल में मनोहर जी ने रानी की विदाई के बाद वापस जाने के लिए कहा तो बड़े ठाकुर ने उनसे कहा, आज रुक जाएं मनोहर जी, कल चले जाना। मनोहर जी ने उनसे कहा, नहीं ठाकुर साहब, आज ही जाना होगा, मुझे कुछ काम है। वैसे भी अपनी बेटियों से मिलने आता रहूँगा, पर अभी जाने दें। उनके ऐसा कहने पर सब मान गए। मनोहर जी वापस चले गए सुमित्रा जी के साथ। रूहानी जब वापस अपने कमरे में आई तो उसने देखा बिस्तर पर एक बॉक्स रखा था। उसने उसे खोल के देखा तो उसमें बच्चे के कपड़े थे और एक लेटर। उसने उसे खोल के देखा तो सुमित्रा जी ने उसके लिए रखा था ये सब। उसने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, रूहानी, मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, या कहूँ कि गुनाह है ये, पर हो सके तो कभी माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ और दीदी के साथ बहुत गलत किया। जानती हूँ अब माफ़ी मांगने से वो वापस नहीं आ सकती, पर हो सके तो माफ़ कर देना मेरी बच्ची मुझे, और ये तोहफा मेरी तरफ से आपके बच्चे के लिए। अगर ठीक लगे तो कभी उसे पहना देना। रूहानी की आंखों में आंसू थे। रूहान जब कमरे में आया तो उसने देखा रूहानी रो रही थी। यूँ उसके पास आकर उससे बोला, रूहू क्या हुआ, आप ठीक हो ना? कहीं दर्द हो रहा है क्या? उसके पूछने पर रूहानी ने उस लेटर को रूहान को दे दिया। उसने पढ़ा तो वो रूहानी को पकड़ के बोला, शांत हो जाओ रूहानी, आखिर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मासी को माफ़ करना चाहिए तो करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो फैसला लेंगी मैं आपके साथ हूँ। चलें अब चुप हो जाएं और सो जाएं। आज आपने आराम भी नहीं किया है, चलें सो जाएं। ये बोलती हुए उसने उसे सुला दिया और उसे कंबल उड़ा दिया। वक्त ऐसे ही बीत गए। रूहानी का आखिरी महीना लगा था, पर इन 9 महीनों में रूहानी ने 9 जन्म जी लिया था। रूहानी ने उसे इतना परेशान किया था कि पूछो मत, और सबसे खूब डांट खिलाई थी। रूहान उसके लिए जो लाता वो रूहानी को पसंद नहीं आता, और
इस रूहानी को गुस्सा भी बहुत आता था, जिसे संभाल पाना रूहान के बस की बात नहीं थी। और तब साची जी उसे शांत करती। रूहानी अब महल में रहती थी, क्योंकि घर में अकेले उसे साची जी ने रहने से मना कर दिया था। और जब से साची जी को ये पता चला था कि रूहानी जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है, तब से उनकी खुशी दुगनी हो चुकी थी, इसलिए वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। रूहानी कमरे में बैठी थी, उसके चेहरे पर लग रहा था वो गुस्से में थी। उसने सामने खड़े रूहान को घूर के देखते हुए कहा, मैंने आपको क्या लाने को कहा था? रूहान ने डरते हुए कहा, अरे आपने ही तो कहा था कि आपको तरबूज खाना है, मैं लेकर आया। और पता है कितनी मुश्किल से इस वक्त ये मिला है, फिर भी मैं लेकर आया। चुप रहें आप एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं खाना है, मुझे अभी के अभी गाजर का हलवा खाना है और आप अभी लेकर के आएंगे। रूहानी ने जब गुस्से में कहा तो रूहान ने कहा, रूहानी अभी ये खा लो ना, मैं शाम को ला कर दे दूँगा। नहीं, मुझे गाजर का हलवा खाना है अभी और इसी वक्त, लेकर आओ आप। रूहान उसकी जिद देखकर गुस्से में उससे बोला, चुप एकदम, तब से देख रहा हूँ तंग कर दिया है आपने मुझे, अब बस बहुत हुआ, जो लाया हूँ उसे खा लो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके ऐसे तेज से डांटने पर रूहानी ने उसकी तरफ देखा और देखते देखते वो रोने लगी और उसकी आवाज़ तेज हो गई। ये देखकर रूहान घबरा गया। वो उसके पास आया और उससे बोला, अरे रूहू शांत हो जाओ, सॉरी बाबा, माफ़ कर दो, प्लीज़ शांत हो जाओ। माँ पापा ने आपको ऐसे रोते देखा तो मुझे डांटने लगेंगे, प्लीज़ शांत हो जाओ। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी सारे घर वाले अंदर आ गए और रूहानी को रोता हुआ देखकर उससे बोले, अरे क्या हो गया रूहान, क्या किया आपने? चाची जी ये कहते हुए उसके पास आईं। उन्होंने रूहानी को शांत कराते हुए पूछा, क्या हुआ रूहानी, बताओ क्यों रो रही हैं आप? उसकी बात सुनकर रूहानी ने रोते हुए कहा, इन्होंने मुझे डांटा, वो भी बहुत ज़ोर से। मैंने बस इनसे कहा मुझे गाजर का हलवा खाना है, तो इन्होंने मुझे डांट दिया और मुझसे बोले कि खा लो जो लाया हूँ, नहीं मैं तुम्हें देख लूँगा। उसके ये कहते ही बड़े ठाकुर ने कहा, क्यों रूहान, क्यों डांटा आपने इसे? पता है ना उसे अभी शांत रखना है, खुश रखना है, पर फिर भी आपने उसे डांटा, माफ़ी मांगे अभी। रूहान ने कहा, अरे पापा मैंने तो बस, चुप एकदम, माफ़ी मांगे। बड़े ठाकुर के डांटने पर रूहान ने मुंह बना के रूहानी से माफ़ी मांग लिया। चाची जी रूहानी से कही, अच्छा अब आप शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, अभी आपके लिए गाजर का हलवा बना के लाते हैं, आप शांत हो जाओ। ये कहते हुए उसके आंसू पोंछने लगे। रूहान रूहानी को घूर के देखे जा रहा था। शाम का वक्त, महल, सब रूहानी के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी रूहानी को लगा जैसे उसे दर्द हो गया, पर उसने सोचा कि अभी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल होगा, पर उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चीख पड़ी। सब ने जब ये देखा तो घबरा गए। चाची जी ने आदित्य से गाड़ी निकलवाने के लिए कहा। आदित्य ने जाकर गाड़ी निकाली और रूहान ने रूहानी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाहर आया। सब रूहानी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में आंसू और रानी दोनों ही वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। आंसू ने डॉक्टर और नर्स सबको रेडी रहने को बोल दिया था। रूहानी को जब हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर उसे तुरंत ओटी में लाए। सब बाहर ही थे। विनय जी, सुरेखा, मनोहर जी और सुमिता जी को भी बता दिया था, वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। इधर 2 घंटे हो गए थे पर अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। तभी बच्चों की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही सब खुश हो गए, पर रूहान के चेहरे पर अभी भी घबराहट थी। जब डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आई तो रूहान ने उनसे पूछा, रूहानी कैसी है, वो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? इस पर डॉक्टर साहिबा ने हंसते हुए कहा, पहले आदमी हैं आप जिसने बच्चे से पहले अपनी पत्नी के बारे में पूछा है, लगता है काफ़ी ज़्यादा प्यार है। डोंट वरी ठाकुर साहब, माँ बच्चे तीनों सही हैं और बधाई हो, आपको 2 जुड़वा लड़के हुए हैं। आप लोग कुछ देर में उनसे मिल सकते हैं। ये बोलो वहाँ से चली गई। रूहान वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर रोने लगा। आदित्य ने उसके पास बैठते हुए कहा, देख लो जैसलमेर का शेर रोते हुए कैसा लगता है। अबे बाप बना है तो रो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, चल शांत हो। ये कहते हुए उसने रूहान को गले से लगा लिया। विनय जी और मनोहर जी भी वहाँ आ गए थे। दोनों ने रूहानी और बच्चों के बारे में पूछा। तब सलोनी ने उससे कहा, मौसा जी, पापा सब ठीक है, अभी कुछ देर में हम उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही सब खुश हो गए। कुछ देर में जब रूहानी को रूम में शिफ्ट किया गया तो सब उससे मिलने रूम में गए। अंदर जाकर देखा तो रूहानी अभी भी बेहोश थी। उसके बगल में बच्चे पालने में आंख बंद किए हुए लेटे हुए थे। रूहान तो बच्चों से पहले रूहानी के पास आया और उसे छू के देखने लगा, और जब उसे लगा कि उसकी रूहानी ठीक है तब उसने बच्चों को देखा। उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। साक्षी जी ने बच्चों को उठा के कहा, कितने प्यारे हैं, बधाई हो ठाकुर साहब, आप फिर से दादा बन गए। इस पर ठाकुर साहब ने
विनय जी, सोहम जी और मनोहर जी ने बच्चों की नज़र उतार सारे पैसे स्टाफ को दे दिया और उनसे कहा, आप सब पूरे हॉस्पिटल का मुंह मीठा करा दें। एक नर्स ने उसे लेते हुए उन्हें शुक्रिया कहा। जब रूहानी की आंखें खुली तो उसने देखा सब उसके पास थे। एक बच्चे को साची जी और दूसरे को रानी लेकर खड़ी थी। रूहान उसके पास आया और उसे बोला, आप ठीक हो ना? रूहानी ने आंखों से इशारा करके हाँ बोल दिया। साची ने उसे देखते हुए कहा, शुक्रिया रूहानी, ये तोहफा देने के लिए। ये कहते हुए उसने बच्चे को उसके बगल में लेटा दिया। रूहानी ने बच्चे को देखकर उसे बहुत हल्के हाथों से छुआ। उसकी आंखें भी नम थीं। रानी जब दूसरे बच्चे को उसके पास लाकर लेटाने लगी तो रूहानी ने उससे कहा, दीदी, ये आपकी गोद में ही अच्छा लगता है, इसलिए इसे आप ही अपने पास रखें। उसकी बात पर सब उसे हैरानी से देखने लगे। रानी ने उससे कहा, क्या बोल रही हो रूहानी? मैं समझी नहीं। रूहानी रूहान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो रूहान ने कहा, वो ये कहना चाह रही है दीदी कि ये बच्चा आपका है, आप इसकी माँ हैं। हमने और रूहानी ने ये फैसला किया था कि हमारा एक बच्चा आपका होगा और इसलिए इस बच्चे पर आपका अधिकार है। आप इसकी माँ हैं। वैसे भी मैं 3 बच्चा नहीं झेल सकता, फ़िलहाल 2 ही बच्चे संभाल लूँ वही बहुत है, इसलिए तीसरा आप रखो। उसके ये कहने पर रानी ने आंसू की तरफ देखा। सबकी आंखों में आंसू थे। रानी ने रूहानी से कहा, पर मैं इसे कैसे रख सकती हूँ रूहानी? ये तो क्यों नहीं रख सकती दीदी? आपने भी तो इस बच्चे का वैसे ही इंतज़ार किया जैसे मैंने किया है। आपकी आंखों में भी मैंने प्यार देखा है इस बच्चे के लिए जो एक माँ की आंखों में होता है, तो इसलिए ये आपका हुआ। यह आपके इंतज़ार का फल है। इसे आपसे कभी कोई नहीं अलग करेगा। संभालो इस शैतान को अब आप। उसके ये बोलते ही रानी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। रूहानी ने रानी की खाली गोद को भर दिया था। उसने उसकी ज़िंदगी, प्यार और उसकी खाली ज़िंदगी में बच्चे की कमी को भी पूरा कर दिया था। उसने देखा सब हैं वहाँ पर सुमित्रा जी नहीं है। उसने अपने मौसा जी से पूछा, मौसा जी, मासी जी कहाँ हैं? आई नहीं है क्या? इस पर मनोहर जी ने कहा, आई हैं पर बाहर खड़ी हैं, उन्हें बुला दें। उसके कहने पर मनोहर जी गए और सुमित्रा जी को अपने साथ अंदर ले आए। उसे देखकर रूहानी ने कहा, सबने मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया पर आपने नहीं, क्यों? क्या आप इससे नाराज़ हैं क्या? चलिए लीजिए इसे गोद में और आशीर्वाद दें। उसके ये कहने पर सुमित्रा जी ने नम आंखों से उसे देखा। इस पर साची जी ने बच्चे को सुमित्रा जी को गोद में दिया, जिसे लेकर वो रूहानी से बोली, सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मासी जी, जो हुआ वो मेरी किस्मत था, पर अब मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी जैसी किस्मत किसी को ना हो और कोई भी ऐसा किसी के साथ ना करे। और अब तो सब ठीक हो गया है, तो ये सब बातें छोड़ें। बहुत मुश्किल से तो मुझे सब मिला है, मैं बस जीना चाहती हूँ सबके साथ, इन खुशियों में। ये कहते हुए उसने रूहान का हाथ कस के पकड़ लिया। रूहान ने भी उसे देखकर स्माइल कर दिया। सब ठीक हो चुका था। रूहानी की ज़िंदगी में अब कोई ताने और दाग नहीं था। उसकी ज़िंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी। रूहान ने उसे वो सब दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। रूहानी की ज़िंदगी में रूहान सिर्फ प्यार नहीं, सुकून बन के आया था, जो उसके साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि रूहान के लिए रूहानी उसकी जायज़ मोहब्बत थी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।